ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जीवन एक साइकिल चलाने की तरह है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। ये किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। बदलाव की राह पर नेपाल की विदेश नीति। नेपाल हमारा पड़ोसी भी है, वहीं की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे यहाँ आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। किससे? नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की विदेश यात्राओं की वरीयता को लेकर काठमांडू के राजनीतिक गलियारों में चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है, क्योंकि उनकी भारत यात्रा पर अब मुहर लग गई है। दरअसल भारत ने बालेन शाह को यहां आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नेपाल की राजनीति में भारत और खासकर बालेन शाह कि विदेश नीति को लेकर इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन और अमेरिका वालेन की प्रथम विदेश यात्रा पर टकटकी लगाए हुए थे और वे उनकी विदेश यात्रा में अपने अपने देश को प्राथमिकता में मान रहे थे। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह की सरकार चलाने की कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि उन्हें और उनकी विदेश नीति को समझ पाना मुश्किल था। अब जब भारत का उनका दौरा लगभग तय हो गया है, तो अमेरिका और चीन का चौकन्ना होना स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि में यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही यह संदेश दिया था कि विदेशी राजदूतों और राजनयिकों की प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीधी पहुंच समाप्त की जाएगी और किसी भी विदेशी प्रतिनिधि से निजी मुलाकात नहीं की जाएगी। मगर अब उन्होंने अपनी शुरुआती नीति में बदलाव करते हुए करीबी सलाहकारों के माध्यम से भारत और चीन से सीधे संपर्क स्थापित करने की पहल शुरू कर दी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी सलाहकारों तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, खासकर पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने और विदेश मंत्री शिशिर खनाल से चर्चा के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत को प्राथमिकता दी है। दरअसल प्रधानमंत्री बालेन शाह के प्रमुख सलाहकार कुमार व्यंजनकार की जुलाई के पहले सप्ताह में नई दिल्ली की यात्रा के बाद ही उनकी यात्रा भारत यात्रा के कार्यक्रम में तेजी आई है और यह सब इतना गोपनीय रखा गया कि इसकी भनक नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को नहीं लगने दी गई। नेपाल के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेशक बालेन शाह की भारत यात्रा की रूपरेखा गोपनीय रखी गई, लेकिन इसकी जानकारी पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने को जरूर रही होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आमंत्रण पर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। नेपाल में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां के नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा की प्राथमिकता पर भारत, चीन और अब अमेरिका की नजर जरूर रहती है। नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगातार सक्रियता बढ़ा रहे ये तीनों देश बालेन शाह की अपने देश की यात्रा को लेकर सक्रिय थे। पिछले दिनों अमेरिका और चीन के राजनयिक तथा शीर्ष नौकरशाह काठमांडू पहुंचे थे, लेकिन बालेन शाह की मुलाकात किसी से नहीं हुई। उन्होंने नेपाल की आंतरिक और बाह्य समस्याओं के समाधान में व्यस्तता के बीच विदेशी प्रतिनिधियों से मिलना जरूरी नहीं समझा। बालेन शाह की भारत यात्रा की पुष्टि के बाद नेपाल की विदेश नीति में बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारत दौरे के पीछे जो प्रमुख कारण हो सकता है वह यह है कि भारतीय मीडिया में हाल के दिनों में उनकी सरकार को लेकर लगातार आलोचनात्मक खबरें आई हैं। कुछ रिपोर्टों में सरकार की लोकप्रियता घटने और उसके अधिक समय तक ना टिक पाने के दावे भी किए गए, जिससे सरकार के भीतर नई कूटनीतिक पहल की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा नेपाल की मौजूदा सरकार पर घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है और आप देखते हैं कि भूमिहीनों के पुनर्वास, पासपोर्ट छपाई विवाद, गणेश नेपाली आत्मदाय प्रकरण तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना
करना पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बालन शाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर संतुलन बनाने की कोशिश में है और जिसकी शुरुआत के क्रम में भारत यात्रा भी शामिल है। उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य दो तरफा है। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। भारत और नेपाल के बीच संबंध चूंकि मैत्रीपूर्ण है और रोटी बेटी का रिश्ता है, भौगोलिक दृष्टि से भी नेपाल भारत के बेहद करीब है। ऐसे में दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि वे एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें। दोनों देशों के बीच अभी जिन ताजा मसलों पर चर्चा की संभावना है उसमें सीमा विवाद, हवाई मार्ग और जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख हैं। द्विपक्षीय बातचीत में सीमा विवाद पर उत्तराखंड का भू क्षेत्र, लिपू लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी का मुख्य मुद्दा हो सकता है। मानसरोवर मार्ग से भारत चीन के बीच व्यापारिक समझौते का नेपाल को आपत्ति है। नेपाल के पश्चिमी हवाई क्षेत्र पर भी बातचीत संभव है, जहां से पोखरा और भारतीय सीमा से सटे भेर हवाई अड्डे के लिए नए रूट की बात हो सकती है। जल विद्युत परियोजनाओं और नेपाल से बिजली निर्यात के समझौते की समीक्षा भी संभव है। प्रधानमंत्री के रूप में बालन शाह ने जो सख्त रोक अख्तियार किया था, अब उसमें कई बदलाव देखे जा रहे हैं। केवल विदेश नीति ही नहीं बल्कि आर्थिक सुधारों पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। देखने में आया कि कई मामलों में वित्त मंत्रालय को दरकिनार कर बालन शाह सीधे निजी क्षेत्र से संवाद कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने उद्योगपतियों, निर्माण व्यवसायियों, ऊर्जा उत्पादकों, होटल व्यवसायियों और महिला उद्यमियों, जूता उद्योग, शेयर बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों और प्रतिभूति बोर्ड के साथ लगातार बैठकें की हैं। और आप देखिए, शेयर बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान बालन शाह ने स्वीकार किया कि सरकार की नीतियों के कारण निवेशकों को भरोसे में कमी आई है। प्रधानमंत्री पहले अपने निर्णय को ही अंतिम और बेहतर मान रहे थे, मगर अब उनके फैसलों में भी बदलाव देखने को मिला है। और इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर समसामयिक राजनीतिक मसलों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा निजी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों पर लगाए गए 3% समता कर को लेकर व्यापक विरोध के बाद प्रधानमंत्री बालन शाह ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इसे वापस लेने की घोषणा की। बाद में मंत्रिपरिषद ने भी इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी दे दी। और इन सभी घटनाक्रमों के बीच नेपाल की राजनीति में यह चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री बालन शाह अब अपनी शुरुआती नीतियों से हटकर अलग रास्ता अपनाने, हर मामले में सक्रिय रहने तथा प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की कूटनीति में यह बदलाव आर्थिक समृद्धि, द्विपक्षीय स्पष्टता और संस्थागत संबंधों पर केंद्रित है। नए नेतृत्व के तहत नेपाल अपनी विदेश नीति को पुराने तौर तरीकों से बदलकर राष्ट्रीय हितों और विकास पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। सहजता का सरोकार। याद देखिए, किसी दौर में हम सुबह उठकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छूते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रोजमर्रा की सामान्य बातचीत के दौरान परिवार और समाज की स्थिति से संबंधित ज्ञान बटोरते थे। लेकिन आज देख लीजिए, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदलता जा रहा है। बुजुर्गों के अनुभव सुनते हुए हम अपनी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते थे, साथ ही उनकी आज्ञा को भी सिरोधार करते थे। और आपने देखा होगा, दादा दादी, नाना नानी की जो कहानियां रहती थी ना, उसमें भी ना कुछ सीख जरूर रहती थी। लेकिन आज दादा दादी, नाना नानी के साथ रह कहाँ रहे बच्चे। एकल परिवार की परंपरा हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार स्कूल और कॉलेज में भी गुरुजन हमारे ही हित के बारे में सोचते थे, भले ही उनकी डांट फटकार, सवाल पूछने आदि शक्ति हमें तब पिताड़ना या उपेक्षा लगती रही हो। और उनके पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाना नहीं होता था, बल्कि वे हमारे सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते थे। समाज में हम आदर प्राप्त कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श भी बन सकें। वे अपने स्तर पर हमें ऐसे व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करते थे। हम समाज के विकास के लिए समाज से जुड़े किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा किया करते थे और जिनसे आप देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विकास का रास्ता भी खुलता था। हम ऐसी गोष्ठियों और सभाओं में भी अवश्य जाते थे जहां सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक विषयों की चर्चा हुआ करती थी।
अपने कार्य के दौरान या नौकरी करते हुए भी हम एक आदर्श का पालन करते थे और अनुभवी लोगों से उनके अनुभव को आधार मानते थे। मगर आज वक्त बदल गया और इस बदले हुए वक्त में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी वाले बच्चों की भी अपेक्षाएं आसमान पर हैं। बल्कि कहा जाना चाहिए कि 2-3 या फिर 4 दशक पहले जो इच्छाएं अपेक्षाएं जमीनी हकीकत से 2-4 थी, वे अब नए स्वरूप में पूरी तीव्रता से उड़ान भर रही हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग स्वयं को परम ज्ञानी मानते हैं। बाहर से वे भले ही विद्वान बने रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनके भीतर झांक कर देखा जाए तो वहां खोखलापन नजर आता है। दरअसल उनमें वह अदब ही नहीं होता जो उनकी शिक्षा, व्यवहार, कुशलता और विनम्रता के लिए आवश्यक है। इसमें अगर उनकी कमी को कोई इंगित करता है तो वे सारा दोष अपने गुरुओं पर ही डाल देते हैं और कहते हुए बचकर निकलने का प्रयास करते हैं कि हमें यही सिखाया गया। किसी भी गुरु या बुजुर्ग से ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त शिष्य का समर्पण भाव है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें उनकी ही समर्पण भावना में कमी रही है। वह स्वयं अपना आकलन नहीं करते क्योंकि उनके भीतर स्वार्थ पनप रहा होता है। जहां उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, उन्हें वहीं अपने हितैषी नजर आते हैं। वे उस तथाकथित परोपकारियों को भी अपना गुरु मान लेते हैं। कहा गया कि चाहे जितने ही वेद पुराण पढ़ लिए जाए, लेकिन उनका गूढ़ अर्थ समझाने वाला कोई गुरु तो होना ही चाहिए। उसे सीखने के लिए खुद को भी निस्वार्थ भाव से तैयार करना चाहिए। जैसे सूरज और चंद्रमा अपने मार्ग पर हमेशा प्रशस्त करते हैं, क्योंकि उन दोनों में परोपकार की भावना विद्यमान है, वह स्वार्थी नहीं है। और इसी प्रकार हवा और पानी का कोई तोड़ नहीं है और वे हमारा जीवन स्वस्थ बनाने में लगे रहते। इसी तरह ज्ञान और शिष्टाचार का सबक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान तो वैसे भी खतरनाक होता है और जब हम यह सोच लेते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए, उसी दिन हमारी बुद्धि के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार शिष्टाचार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए ऐसी औषधि है जिसका असर हमारे भावी जीवन पर भी बना रहता है। शिष्टाचार की कोई एक श्रेणी नहीं है, उसमें अनेक प्रकार का मिश्रण होता है। हमारे घर, विद्यालय, समाज, कार्यालय आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिनका संबंध हमसे है, हमसे शिष्टाचार की आशा की जाती है। प्रत्येक स्थान पर इसके अलग नियम हो सकते हैं, कहीं कहीं या कठोर भी होंगे, लेकिन हमारी पहचान और हमारा आदर इसी शिष्टाचार में निहित है। वर्तमान में समाज में भ्रष्टाचार और दुर्भावनाएं विकराल रूप ले रही हैं और इसका वास्तविक कारण यही है कि ऐसा करने वालों की समस्या को सही रूप में पहचाना ही नहीं जा रहा है। इसके अभाव में समाधान कहां से आएगा? ऐसे में उन्हें उनकी योग्यता के मूल्यांकन की और इससे संबंधित पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। इस रोग का असली इलाज उन्हें सुविधाओं को मुहैया कराना मात्र नहीं, इसके लिए उन्हें सच्चे गुरु और मार्गदर्शक की आवश्यकता है। यदि हम किसी पर परोपकार करना चाहते हैं या उसे कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं या उसकी सेवाओं की आवश्यकता हमें है, तो संबंधित कार्यों में उसका परंपरागत होना एक महत्वपूर्ण आधार है। हर कार्य के लिए हमको पारंगत या संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति मिले, इसकी तो संभावना लगभग नगण्य नहीं है। फिर भी उसकी इच्छा शक्ति, समर्पण भावना और आप देखिए अनुभव आदि का मूल्यांकन हमें कर ही लेना चाहिए। इस मूल्यांकन से ही हम उसके भीतर के शिष्टाचार की पहचान कर सकते हैं। किसी भी अशिष्ट से तिलिस्म की आशा करना व्यर्थ ही है। कहा भी गया है कि जो बेअदब है और उसमें इच्छा शक्ति भी नहीं और तो वह बेनसीब ही रहेगा। इसके विपरीत बानसीब वही बन सकता है जो बाअदब होगा और जिसे अपनी उपलब्धियों पर लेस मात्र भी घमंड नहीं। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस संवाद का रास्ता, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार होता है और सच है कि असहमति और उसकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से ही लोकतंत्र जीवन पाता है और मजबूत होता है।
मगर कुछ मसलों पर सरकारी तंत्र का रुख कई बार इस हद तक उदासीन उपेक्षापूर्ण हो जाता है कि आम लोगों को अपनी बात दर्ज करने के लिए आंदोलन एक जरूरी विकल्प लगने लगता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर सरकार ने नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर उभरे विरोध के बाद समय रहते आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाया होता है तो क्या स्थिति को संभाला जा सकता था। आमतौर पर सरकार की ओर से टालमटोल के रवैये की वजह से ही संवादहीनता की स्थिति पैदा होती है और इसके बाद कभी कभी आंदोलन की दिशा भी नियंत्रित नहीं रह पाती है। और हैरानी की बात है कि मत विरोध या सवालों के सामने आने पर सरकार अपनी ओर से बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन जब लोग सड़क पर उतर जाते हैं तब कथित हिंसा पर काबू पाने के नाम पर पुलिस के जरिए बल प्रयोग का सहारा लेने में भी नहीं चकती। दरअसल नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान जो भी अराजकता व पुलिस की कार्रवाई देखने में आई वह सरकार आंदोलनकारियों के बीच संवादहीनता का ही नतीजा था। और इस चीज से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं तो भी युवाओं को शांत करने उनसे बातचीत करने की जरूरत है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जिस तरह लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उस पर तीखे सवाल उठे हैं। इसके बाद पुलिस की ओर से यह सफाई दी गई कि आंदोलनकारियों की भीड़ अराजक और हिंसक हो गई थी। सवाल है कि क्या सिर्फ इस दलील से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती और बेहरमी और यहां तक कि कई छात्राओं के प्रति भी अफसोसजनक बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है। खबरें यहां तक आई कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पैलेट गन भी चलाई गई, जिसका उपयोग हर लिहाज से गलत था। और अव्वल तो इस स्थिति से बचने के लिए हर तरह के वैकल्पिक उपायों का सहारा लेने की जरूरत थी। लेकिन क्या यह नौबत सिर्फ संवाद की उपेक्षा करने या फिर इसके प्रति उदासीन होने की वजह से ही नहीं आई? पुलिस की सख्ती सवालों के घेरे में आने के बाद मुद्दा जब राजनीतिक शक्ल अख्तियार करने लगा, विपक्षी दलों ने भी इस मसले पर आवाज उठाई। तब विद्यार्थियों की मांग के मुताबिक आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और आंदोलनकारियों से बातचीत भी की गई। संवाद के जरिए हल तक पहुंचने की कोशिश करने का जो काम सरकार ने स्थिति बिगड़ने के बाद किया, क्या वह प्रदर्शन के पहले नहीं कर सकती थी? क्या इसी अपरिपक्वता और समय पर बातचीत के तकाजे की अनदेखी का ही नतीजा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का आह्वान किया और फिर एक अप्रिय और दुखद स्थिति पैदा हुई? इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह संवाद को तरजीह देने पर जोर दिया, वह दरअसल सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक तकाजा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे एक सबक के तौर पर देखेगी। अंधविश्वास की जंजीरें। जिस दौर में विज्ञान की उपलब्धियों के सहारे आम जनजीवन की समुची बुनियाद बदलने की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें महज अंधविश्वास की वजह से किसी की जान चली जाए या लोग अंधविश्वास की जड़ता में डूबे हों तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते मंगलवार को मानसिक रूप से बीमार एक महिला की मौत इसका उदाहरण है कि हम लाख अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का हवाला देते रहे, समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी अंधविश्वास की कूपमंडूकताओं में डूबा हुआ है। इसके बेहद तकलीफदेह खामियाजे भी भुगत रहा है। हैरान करने वाली घटना में महिला को इलाज के नाम पर 10 दिनों तक खंभे से बांधकर रखा गया और जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उपचार के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर महिला के परिजनों या फिर वहां के लोगों के बीच बीमारी और इलाज की सामान्य जानकारी भी होती तो वे महिला को उपचार के लिए किसी चिकित्सक के पास ले जाते, उसकी जान बच सकती थी। आज भी झाड़ फूंक के सहारे इलाज का अंधविश्वास कायम है, तो आखिर इसकी जड़ें कहां मौजूद हैं? आम लोगों के अमूमन हर गतिविधि को किसी तकनीक पर निर्भर करने डिजिटल दुनिया के दौर में भी लोगों के ज्ञान का दायरा इतना सिमटा हुआ क्यों है? वे किसी बीमारी का इलाज झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र में ढूंढते हैं। कई बार मानसिक रोगी के मनोचिकित्सक से उपचार नहीं कराया जाता, परिवार के सदस्य उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। समाज से अधिक या सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि देश में मानसिक रोग के उपचार के लिए पर्याप्त अस्पताल और चिकित्सक क्यों नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादातर लोगों का जागरूक नहीं होना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या बड़ी चुनौती है? हैरानी की बात यह भी कि तेज रफ्तार आधुनिक संचार के इस दौर में सरकार जहां अपनी किसी बात या प्रशासनिक फैसले को लागू करने वाले तंत्र को बिना किसी देरी के दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचा देती है, वहां वह अंधविश्वास की जकड़न से घिरे लोगों के बीच वैज्ञानिक चेतना की रोशनी क्यों नहीं
पहुंचाती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो कहानी है उसकी वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।